नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ रहे थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में और इसकी एप्लीकेशन की एक वीडियो हमने अपलोड की है जो थी यूनिटी गेन बफर। आज हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन जिसे एडर कहते हैं, योजक जिसे हिंदी में कहते हैं, इसको कंप्लीट डिटेल से हम समझेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक से शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप टॉपिक्स को क्लियर कर सकें, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो मैं ये जो टॉपिक आपको दे रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट्स आप कह सकते हैं। यहाँ पर मैं जो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाता हूँ, लेक्चर नंबर 11, 10 इस तरीके से यूनिट नंबर और लेक्चर नंबर जो लगाता हूँ, ये स्पेशल MGS बीकानेर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये सभी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं वो सभी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए अप्लाई होते हैं, लेकिन थोड़ा सिलेबस में चेंज होता है। किसी की 3rd यूनिट है, किसी की 2nd यूनिट में लग जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप अपने टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर स्पेशल MGSU बीकानेर के विद्यार्थियों के लिए लेक्चर प्रोवाइड करवाता हूँ नोट्स के साथ। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा 11th नंबर लेक्चर रहेगा, यूनिट नंबर 4 है इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो आपका BSc 3rd ईयर का 3rd पेपर है। जनरल BSc के अंदर ये अप्लाई होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आज ऑपरेशनल एम्पलीफायर की 2 नंबर एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसे कहते हैं योजक एडर। इसका मतलब क्या होता है, नाम से आपको ध्यान रखना है। एडर का मतलब है ऐड करने वाला, यानी यहाँ पर क्या ऐड होगा ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, बस इसके नेम के अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा सा माइंड में रखेंगे तो आपको ये टॉपिक आसान लगेगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में और आसान भाषा में आपको टॉपिक इस तरीके से समझा दूं कि आप सिर्फ परीक्षा तक ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी इसे कभी नहीं भूलें, ताकि आप और भी विद्यार्थियों को आगे टॉपिक समझा सकें, अपना ज्ञान है वो बांट सकें। इस सर्किट में वेटिंग फैक्टर के साथ विभिन्न इनपुट वोल्टेज का योग प्राप्त होता है। ये जो एडर होता है इसमें क्या होता है, वेटिंग फैक्टर गुणन कारक बोला जाता है, वो यहाँ पर अप्लाई होंगे वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई में आएंगे और उन सब का ऐड होके आउटपुट वोल्टेज के इक्वल होता है। यानी आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज दी जाएगी, काफ़ी सारे इनपुट वोल्टेज यहाँ पे दी जाएंगी, क्योंकि सिंगल तो होगी नहीं। सिंगल होंगी तो एडर कैसे बनेगा। एडर का मतलब है ऐड कब होंगे, जब 2 या 2 से ज़्यादा आपके पास क्या हो, इनपुट वोल्टेज हो। तो उन इनपुट वोल्टेज के साथ कुछ वेटिंग फैक्टर आ जाते हैं, गुणन कारक आ जाते हैं, उस वजह से आउटपुट वोल्टेज जो है आपको ज़्यादा मिलती है, उनके एडिशन के इक्वल मिलती है। तो यहाँ पर आप इसका सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और ये आपका G पॉइंट है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग है और ये यहाँ पर ग्राउंड है। अब ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है यहाँ पर आप देख सकते हैं RA, RB और इस तरीके से RC, RD चलता जाएगा, लास्ट में RN आएगा, यानी कि VA, VB, VN इस तरीके से निवेशी वोल्टेज जो है वो यहाँ पे दी गई हैं और ये सभी ग्राउंड के साथ अटैच्ड हैं। अब इसमें होगा क्या कि ये जो रेजिस्टेंस है RA, RB, RN, इनसे करंट हमने मानी RA से I A आ रही है, RB से I B आ रही है और RN से I N आ रही है। तो यहाँ पर ये जो जंक्शन है यहाँ पर इन सब का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा और यहाँ पे हमने टोटल करंट को I1 मान लिया, जो कि इन तीनों के एडिशन के इक्वल होगी, यानी IA प्लस IB प्लस इस तरीके से चलता जाएगा, लास्ट में IN आ जाएगा। इन सब का एडिशन है वो I1 के इक्वल होगा। और ये जो G पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हैं, G टर्मिनल जैसे कि हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग की पूरी प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। ये जो V1 है इसको ग्राउंड माना जाता है, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो इनपुट इम्पीडेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो आप इसे ग्राउंड मान सकते हैं। तो ये जो G है वो एक प्रकार का जंक्शन बन गया, जिसमें I1 तो अंदर आ रही है और I2 इससे बाहर जा रही है। तो यहाँ पर हम किरचॉफ रूल अप्लाई कर सकते हैं कि आने वाली करंट्स इक्वल होती हैं जाने वाली करंट्स की, यानी इनपुट करंट्स इक्वल आउटपुट करंट, या ऐसा भी कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, जो इनपुट और आउटपुट करंट्स इन दोनों का एडिशन है वो 0 के इक्वल होगा। और यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस है वो फीडबैक है और यहाँ पर लास्ट में आउटपुट वोल्टेज आपको दी गई ग्राउंड के साथ।
तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना, किरचॉफ रूल लगाना है, बिल्कुल सिंपल आपको ध्यान रखना है। G पर V1 की वैल्यू 0 होती है, मैंने आपको बता दिया क्यों होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम किरचॉफ रूल लगाएंगे तो I1 इक्वल्स क्या होगा, I2 होगा, क्योंकि I1 है वो आने वाली करंट है जंक्शन पे और I2 यहाँ से जाने वाली है, बाहर जा रही है। और I1 करंट को अभी मैंने आपको बताया था कि I1 करंट जो है वो रेजिस्टेंस, अलग अलग जो रेजिस्टेंस बताए गए हैं, RA, RB, इस तरीके से RC भी आएगा, RD भी आएगा, जितने आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लास्ट में ले लिया RN। तो इन सब से जो करंट फ्लो हो रही है वो IA, IB, IC इस तरीके से आएगी, तो इन सब का एडिशन है वो I1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा IA प्लस IB प्लस डॉट 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 IN इक्वल्स क्या होगा, I2। इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। अब हमें यहाँ पर ये जो करंट्स हैं इनकी वैल्यू को रखना है रेजिस्टेंस और वोल्टेज के साथ। तो आप जैसे डायग्राम में आपने देखा, ओम रूल से नॉर्मली हम यहाँ पे बताएंगे कि IA क्या होता है, V इक्वल्स क्या होता है, ओम रूल से RI होता है। तो यहाँ से अगर आप I निकालना चाहते हैं तो V अपॉन क्या होगा, R होगा। तो उसी फॉर्मूले के आधार पर IA की वैल्यू क्या होगी सर्किट से, VA अपॉन RA। IB की वैल्यू क्या होगी, VB अपॉन RB। इस तरीके से आप IC भी निकाल सकते हैं, ID भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतने स्टेप लिखने की हमें जरूरत नहीं है। लास्ट हम डायरेक्ट लिखेंगे IN इक्वल्स VN अपॉन RN। अब अगर हम I2 की बात करें तो I2 आप यहाँ से सर्किट से देखिए, I2 क्या होगी, I2 RF में से फ्लो हो रही है और यहाँ पे वोल्टेज है V0 और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है RF, लेकिन ये इन्वर्टिंग है तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस V0 अपॉन RF। और ये वैल्यू जो है आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर पुट करनी है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, VA अपॉन RA प्लस VB अपॉन RB डॉट 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 प्लस VN अपॉन RN इक्वल्स माइनस के V0 अपॉन RF। यहाँ से आप V0 को अलग कर लीजिए क्योंकि आपको आउटपुट निकालने हैं। तो V0 अलग करेंगे तो RF मल्टीप्लाई में चला जाएगा, माइनस दूसरी साइड चला जाएगा, या मैं ऐसे कहूँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इस तरह प्लस बन जाएगा, उधर बाहर माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे V0 क्या आ जाएगा, V0 इक्वल्स माइनस के RF और अंदर आपका ये टर्म है पूरी एज इट इज रह जाएगी। और अब आप RF को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो V0 इक्वल्स माइनस के RF अपॉन RA आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ RF अंदर मल्टीप्लाई होगा तो VA मैंने इनके साथ थोड़ा सा मल्टीप्लाई में लिख दिया क्योंकि मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का रेशियो दिखाना चाहता हूँ। तो RF अपॉन RA इंटू VA प्लस RF अपॉन RB इंटू VB इस तरीके से चलता रहेगा, लास्ट में RF अपॉन RN इंटू VN। अब आप ध्यान से देखिए, ये आउटपुट वोल्टेज है V0, अगर आप इनको छोड़ दें एक बार तो यहाँ पर ये सभी वोल्टेज का एडिशन है वो इसके इक्वल है, लेकिन यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये मल्टीप्लाई के अंदर आ रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं वेटिंग फैक्टर, गुणन कारक, और इन सब का एडिशन ही आउटपुट के इक्वल होता है। अब हम इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं कि यदि आपका RA इक्वल्स हो RB के इक्वल्स हो RN, यानी ये सारे जो हैं वो आपस में इक्वल हों और ये सारे के सारे RF के अगर इक्वल हों, कहने का मतलब सारी वैल्यू RF के इक्वल हों, तो ये तो क्रॉस हो जाएंगे सारी, और क्रॉस होने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, V0 इक्वल्स माइनस VA प्लस VB प्लस VC इस तरीके से चलता रहेगा, लास्ट में VN इक्वेशन नंबर 2। इसे कहते हैं एडर, यानी कि यहाँ पर अगर सारे रेजिस्टेंस जो है वो RF फीडबैक के इक्वल ले लिए जाएं, उस कंडीशन में आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के एडिशन के इक्वल होती है। इसे क्या कहते हैं, एडर कहते हैं, इसे योजक परिपथ कहते हैं, जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक एप्लीकेशन है। अगर हम ऐसा न करें और हम ये माने कि RA इक्वल्स RB इक्वल्स NRF, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे RA इक्वल्स है RB के, तो मैं RB को RA ही लिख सकता हूँ। इसका मतलब अगर इन सबको मैं ऐड करूंगा तो इस तरीके से ही ऐड होते जाएंगे, और ये ऐड होने के बाद कितने बनेंगे, 3RA। अगर ये RF के इक्वल है तो ये 3RF हो जाएगा। अगर इनमें मैं 4 टर्म को ऐड करूं तो ये 4RF हो जाएगा। अगर मैं 6 करूं तो 6 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं N टर्म को ऐड करूं तो क्या होगा, NRF होगा। ये आप बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपने इन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के अंदर पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे अपनी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/n बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो V0 इक्वल्स माइनस 1/n, VA प्लस VB प्लस VC इस तरीके से चलता रहेगा, लास्ट में VN। तो यहाँ पर आपको एक एवरेज वैल्यू प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ये दो कंडीशंस हैं,
और ये हमारा था एडर। अब इसके आगे के एप्लीकेशन में काफ़ी सारे पॉइंट और रह जाते हैं। एक सबट्रैक्टर है, डिफरेंटेटर है, इंटीग्रेटर है, इस तरीके से 3-4 पॉइंट्स और हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबका अलग अलग यूज है, सब पे न्यूमेरिकल भी अच्छे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को चैनल से जोड़ें ताकि सभी विद्यार्थियों को लाभ मिल सके और वो कम टाइम में अच्छा मटेरियल पढ़ के अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।